नमस्कार। डेट है आज की 4 जनवरी 2022 और आज हम जो है यहाँ पर कुछ जीके के क्वेश्चंस और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बात करने वाले हैं। तो नायब तहसीलदार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, एचपीएएस एग्जाम में आ सकते हैं, अलाइड सर्विस एग्जाम में आ सकते हैं। जिस भी रिलेटेड की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल रिलेटेड एग्जाम की, उसमें आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चन होंगे, तो एक एक करके वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को जो है वो पढ़िएगा अच्छे से और सॉल्व कीजिएगा। 10 मार्क्स में से जो आपको नंबर बताने की कितने आपके बने हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पीएम केयर्स फंड। सबसे पहले तो पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको जानना है कि पीएम केयर्स फंड के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट को जो इन्फॉर्म किया था कि पीएम केयर फंड जो है आपका वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है और उसका जो फंड का जो पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है वो नहीं जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। तो यहाँ याद रखो कि पीएम केयर फंड जो है उसका एक्स ऑफिशियो जो मेंबर होता है या चेयरमैन होता है, याद रखो वो कौन होता है आपका, वो प्रधानमंत्री होता है। ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी ऑफिशियो ट्रस्टीज हैं फंड की, एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज है। चार जो है इसके जो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज है और एक्स ऑफिशियो जो आपका चेयरमैन है उसका वो प्रधानमंत्री है। याद रखो, पीएम केयर्स जो है वो एक तरह से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, विद द ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑन मार्च 2022 देखो पीएम केयर्स जो फंड है वो एक तरह से चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो बोला गया है यहाँ पे। और ये क्या करता है, ये डोनेशंस को अवेल करता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को जो है वो अवेल करता है और 100% यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको याद रखना है। और ये प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से जो अलग है, ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पे सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, याद रखना है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। याद रखो कि आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी लोकसभा का स्पीकर जो है वो आपका रखा जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो आपको देखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है वो डिप्टी स्पीकर का जो है वो पद जो है वो खाली नहीं नहीं रख सकते। तो डिप्टी स्पीकर का जो है वो काफ़ी समय से जो है वो पद खाली चला हुआ था, तो आप उसको जो है नहीं रख सकते। तो याद रखना, आर्टिकल 93 के तहत जो है डिप्टी स्पीकर और लोकसभा का स्पीकर जो है वो रखा जाता है। लोकसभा का स्पीकर पहले से ही था, लेकिन अगर लोकसभा के स्पीकर जो है वो कहीं जाना पड़ता है या बीमार हो जाते हैं या इल हो जाता है, ठीक है, या रेजिग्नेशन देते हैं, तो उसकी जगह जो है डिप्टी स्पीकर आता है, याद रखना है। तो इसलिए डिप्टी स्पीकर के जो है इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो देखो, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि डिप्टी स्पीकर की जो यहाँ पे पोस्ट है वो जब वो स्पीकर के तौर पे काम करता है तो वो सारी की सारी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसको जो है वो मिलती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब याद रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इलेक्ट डिप्टी स्पीकर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी जो स्टेटमेंट आपकी जो करेक्ट है कि जो आपका अंडर आर्टिकल 93 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा में प्रोवाइड करता है। ठीक है, और याद रखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डिप्टी स्पीकर को जो है वो इलेक्ट करने की, वो हाउस की है। ठीक है, लोकसभा की है, याद रखना। तो डी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था इसका, बोथ ए एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, जेके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो एक छोटी सी पहल मेरे यहाँ पर है, लाइव सेशन ले रहा हूँ मैं शाम को 5 बजे, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए। करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, नंबर से वहाँ पे एनरोल कीजिए अपने, और यहाँ पे आपको जो बैच का सेक्शन देखने को मिलेगा और चैट सेक्शन में भी देखने को मिलेगा। चैट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, बैच के सेक्शन पे क्लिक कीजिए, प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, देन आप जो है वहाँ पे कोड मांगेगा आपसे, जीके ट्रिक जो है स्मॉल में आपको कोड डालना है वहाँ पे। ठीक है, जीके ट्रिक जो है आपको स्मॉल में कोड डालना है यहाँ पे, तो आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप शाम को जो है 5 बजे लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ।
HPPSC और HPSSC की क्लासेस ले रहा हूँ मैं विद नोट्स, आपको जो है यहाँ पे क्लासेस मिलने वाली है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, शुभम जी के ट्रिक आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, नहीं तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने वहाँ से, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं PDF वगैरह और नोटिफिकेशंस जो होती है वो शेयर कर देता हूँ आपको। तो आगे चलता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। Which of the following article states that there is the chairman and deputy chairman in the राज्य सभा? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि राज्यसभा में जो है आपका चेयरमैन होना चाहिए और डिप्टी चेयरमैन होना चाहिए? देखो, जो आपका चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। तो आर्टिकल 89 जो है ये बताता है कि आपका राज्यसभा में जो है चेयरमैन होना चाहिए और डिप्टी चेयरमैन यहाँ पर होना चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि आर्टिकल 63 जो है, आर्टिकल जो 63 है आपका, वो ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, का पद होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्यसभा को हम जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको। अपर हाउस ही होता है, याद रखना है। 250 मेंबर यहाँ पे टोटल होते हैं। अभी फिलहाल के तौर पर यहाँ पे 245 मेंबर है, जिसमें से 12 जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, प्रेसिडेंट के थ्रू। और 233 जो है वो आपके इलेक्ट होकर आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, याद रखना है। अगर 250 है तो आपके 238 जाओ इलेक्ट होकर आएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन से, याद रखना है। आर्टिकल 93 में जो आपका चेयरमैन आता है और डिप्टी चेयरमैन आता है आपका लोकसभा का। आर्टिकल 89 में चेयरमैन आते हैं और डिप्टी चेयरमैन आते हैं आपके राज्यसभा के। आर्टिकल 99 में क्या होता है? जो जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं उनको ओथ दिलाई जाती है। और आर्टिकल 148 में क्या है आपका? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, पर्स जिसको बोला जाता है, पब्लिक का पर्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, कैग 148 आर्टिकल के तहत आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग article of the Indian Constitution provides that the judges of Supreme Court are appointed by the President after the consultation of other judges of the Supreme Court and High Court। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करता है कि वो जजेस को अपॉइंट करे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करे, किसकी मदद से? प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट को कि जजेस को, किसकी मदद से? जो अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या चीफ जस्टिस की मदद से, या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी मदद से। याद रखिएगा कि आर्टिकल 124 के तहत, आर्टिकल 124(2) के तहत प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की मदद से, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदद से, या फिर हाई कोर्ट के जस्टिस की मदद से, उनके रिकमेंडेशन की वजह से। तो याद रखना है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये न्यूज़ क्यों आई थी? अभी आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, ठीक है, NV रमन्ना, उनके साथ साथ जाओ 9 नए जजेस जाओ सुप्रीम कोर्ट के जाओ अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, और ये ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतने ज़्यादा जजेस जो है उनको एक साथ जो है शपथ दिलाई गई थी। और ये भी याद रखना है कि इस सेरेमनी का जो है लाइव टेलीकास्ट जो है वो हुआ था। और टोटल जजेस आपको याद रखने हैं, सुप्रीम कोर्ट में 34 होते हैं, जिसमें से 33 तो जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा कि BV नागरत्ना, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस BV नागरत्ना, ये आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 2027 में। ये पहली वुमेन जो जज बन सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है आपका 2027 में। ठीक है, अभी अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आपको याद रखना है कि 4 वुमेन जजेस है, 4 वुमेन जजेस हैं, ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो आर्टिकल 217 में है क्या असल में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट कौन को आता है? प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से जाओ वहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस, प्रेसिडेंट जाओ हाई कोर्ट के जजेस को जाओ या चीफ जस्टिस को जो है अपॉइंट करता है। ठीक है, हाई कोर्ट के।
किसकी रिकमेंडेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन से, गवर्नर ऑफ स्टेट की रिकमेंडेशन से, और जिस स्टेट में जो है वो आपका हाई कोर्ट है उस स्टेट के चीफ जस्टिस की मदद से, और आपका जो वहाँ के जो जजेस की मदद से। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 76 में फर्स्ट लॉ ऑफिसर आता है आपका अटॉर्नी जनरल आता है, के वेणुगोपाल जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। और आर्टिकल 52 में आपका जो प्रेसिडेंट का पद आता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली? गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है? याद रखना, फर्स्ट वुमेन स्पीकर पूछी गई है यहाँ पे। तो याद रखो, नीमाबेन आचार्य जो है वो हाल ही में जो है गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो बनी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, याद रखना है आपको ये। और आर्टिकल में भी 178 के तहत आपका जो है इनको अपॉइंट किया जाता है, गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स को। ये याद रखना है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। विद्या स्टोक्स ये फर्स्ट आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की जो वुमेन स्पीकर रही। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपकी जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और मीराबाई, मीराबाई जो है आपकी, ये याद रखना है कि वो फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? एनसीएलटी इसको बोलते हैं, ठीक है? ये एक तरह से क्वाजी जुडिशियल बॉडी है इंडिया में, जो कि कंपनीज से रिलेटेड इश्यूज को जो है वो देखती है, ठीक है? जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल था वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जून 2016 को एस्टेब्लिश हुआ था। और ये कंपनीज एक्ट 2013 को जो एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो एस्टेब्लिश जो किया गया था, ठीक है? इसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी? इराडी कमेटी द्वारा जो दी गई थी। ये आपको याद रखना है। और मैटर्स क्या मैटर्स से डील करती है ये? रिलेटेड टू जो कंपनीज के लॉ होते हैं या इंसॉल्वेंसी लॉ होता है आपका कंपनीज का, उससे रिलेटेड जो है वो ये देखती है, ठीक है? याद रखना है, जिसके जो इसके मेंबर होते हैं वो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक रहते हैं, या फिर जाओ जब तक उनकी जो 65 साल एज नहीं होती तब तक वो रहते हैं, ठीक है? मैक्सिमम 5 ईयर्स, या फिर जब 65 साल की एज हो जाएगी उसकी, जैसे ही अगर 65 साल की एज खत्म होगी तो वो जो है वो आपका रिजाइन दे सकते हैं, या 65 साल पहले होने चाहिए खत्म, या फिर 5 साल पहले होने चाहिए खत्म। ये आपको याद रखना है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है इंडिया में। 1 जून 2016 को जो इसका जो अपॉइंट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, और इराडी कमेटी जो इससे रिलेटेड है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनकम टैक्स अपीलेट से रिलेटेड? याद रखो कि ये एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। किससे रिलेटेड? डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, ठीक है? डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और 25 जनवरी 1941 को जो इसको अपॉइंट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और ये आपको याद रखना है कि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत नहीं आता है, ठीक है? ये याद रखना है। ये किसके तहत आता है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत ये आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जो आता है ये आपको याद रखना है, ठीक है? ठीक है, मतलब सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ 20 स्टेटमेंट ही करेक्ट है, 20 स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। मॉस्पी मंत्रालय इसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एनएसओ इसके तहत आता है, जो जीडीपी कैलकुलेट करता है, जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करता है। जो सेकंड क्वार्टर है आपका 8 पॉइंट जो है वो 4 उसकी जो जीडीपी रही है, ठीक है? और फर्स्ट क्वार्टर की जो 20 पॉइंट कुछ थी, ठीक है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कैग रिपोर्ट्स बिफोर गोइंग टू पार्लियामेंट इज एग्जामाइंड विच बाय विच कमेटी। जो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ठीक है, वो जो रिपोर्ट सौंपता है पार्लियामेंट को, वो पहले जो पार्लियामेंट से जाने से पहले जो किस कमेटी के पास जाती है, तो परमानेंट अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जो जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एनुअल फाइनेंशियल जो है वो आपका बजट को बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका जो है वो बजट को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो कब पास हुआ था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो आपका कब पास हुआ था, याद रखिएगा कि आपका 22 जनवरी 1947 को जो पास हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सभा पटल पर कब रखा गया था उसको, 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने जो सभा पटल पर रखा था। 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो स्थायी तौर पर जो चेयरमैन चुना गया था। और 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। और इस दिन जो है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी तौर पर जो अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था आपका 22 जनवरी 1947 को जो पास हो गया था। प्रेसिडेंट इलेक्शन इज एन, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो कैसे इलेक्शन है, वो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पर लोकसभा के एमपीज भी पार्ट लेते हैं, राज्यसभा के एमपीज भी पार्ट लेते हैं और आपका विधानसभा के जो एमएलएज होते हैं वो भी पार्ट लेते हैं। याद रखिएगा, जो राज्यसभा के इलेक्शन भी होते हैं आपके वो भी आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। बाकी के लोकसभा के जो आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के एमपी के लिए आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट के लिए आपके जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है कि प्रेसिडेंट के लिए आपके जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए हो। ये जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे के सारे, मैक्सिमम जो आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। जीके में आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।